प्रारंभ करेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग ये जो हम लोग का पाक्षिक कार्यक्रम है संस्कृतांतरवीक्षक, उसके 60वें एपिसोड के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें आज मुख्य वक्त्री के रूप में डॉक्टर पीके जयलक्ष्मी जी उपस्थित हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए समाप्ति मंगलम आचरित, इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम मंगलाचरण के लिए कुमारी अंजलि जी से निवेदन करेंगे कि वह आए और मंगलाचरण करें। कुमारी अंजलि जी। माइक ऑफ है आपका। ध्वनि नहीं आ रही है। एक और माइक चेक कर लेना है। लाइट है यार। अंजलि एक बार चेक करना है, कोई अलग से इक्विपमेंट अगर लगा हुआ है तो हटा देना है मोबाइल से। नहीं, ध्वनि नहीं आ रही है। सागरिका जी। जी जी महोदया जी। प्रारंभ करें जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ सायं। अथ गणेशस्तुतिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद सागरिका जी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शायद कुमारी अंजलि जी का भी माइक सही हो गया है, तो आप शांति मंत्र के लिए तैयार रखें अपने आप को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम का परिचय एवं हमारी जो मुख्य अतिथि हैं उनका वाचिक स्वागत करने के लिए हम परम पूज्य गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि वह आए और आज के कार्यक्रम का परिचय दें और वाचिक स्वागत करें मुख्य अतिथि का। सभी को यथोचित अभिनंदन। आज यह कार्यक्रम अपने 60वें एपिसोड के साथ आप सभी के समक्ष है। सामान्यतया सेवा के क्षेत्र में माना जाता है कि 60वां एपिसोड जो होता है वह सेवानिवृत्ति की ओर होता है, लेकिन यह सेवानिवृत्ति नहीं है, यहाँ में सेवा प्रवृत्ति की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं यहाँ पर। और आज हम लोगों के समक्ष सेवा के जो एक वरिष्ठतम आधार होते हैं, प्रशासनिक और अकादमिक दोनों के एक सिमेंट्री लाइन जहां पर कहा जाता है, विभागाध्यक्षा के रूप में रही हैं आप प्रोफेसर
पीके जयलक्ष्मी जी। यह कार्यक्रम जाह्नवी संस्कृत शोध पत्रिका जो अपने आप में प्रथित है, उसी के अंगभूत होकर के यह कार्यक्रम निरंतर चलती रही है। और संस्कृतांतर दीक्षा अपने आप में एक प्रसिद्ध कार्यक्रम के रूप में संस्कृत जगत में अपना स्थान बना चुकी है। इसमें 15 सितंबर 2020 से जो यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसमें अलग अलग श्रृंखला में अलग अलग जो विशेष विषय वस्तु को लेकर के हम लोग आगे बढ़े, जिसमें प्रारंभ में जितने भी पाश्चात्य विद्वान थे, पाश्चात्य विश्वविद्यालयों के जो विद्वान थे, नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा की जो धनी इंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने वाले जो रहे हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। और मैं आज 60वें पर इसलिए भी जोर दे रहा था क्योंकि अभी जो ये श्रृंखला चल रही है वो युवाओं के लिए चल रही है। जो युवा शोध कार्य निरंतर करते हैं और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, ऐसे युवाओं को बुलाया जाता है और उनके साथ संवाद किया जाता है। अब आप लोगों के मन में सहज प्रश्न होगा, जो आप कहाँ युवा की बात करते हैं, कहाँ एक ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध जो विभागाध्यक्षा रह चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति को आप अतिथि के रूप में लाए हैं, तो ये विरोधाभास लग रहा है। वस्तुतः विरोधाभास कुछ नहीं है। युवा का अभिप्राय है जो कि निरंतर जो गतिशील रहे, जो कार्य की ओर सन्नद्ध रहे, उसमें वय जो है वह बहुत मायने नहीं रखता है उसमें। तो ऐसे ही हमारे आज के जो अतिथि हैं, हमारे जो अतिथि हैं, उनको यहाँ जो कार्यक्रम है उसका परिचय भी हम करवाना चाहेंगे। यह कार्यक्रम संस्कृत जगत में जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य कल्पित किए गए हैं या जो हो चुके हैं, इन सभी के जो मूलाधार स्तंभ हैं, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया जाता है, उनके साथ संवाद की जाती है। संवाद एक सामान्य रूप से होता है, जिसे कि सामान्य रूप से लगता है कि हम अनौपचारिक संवाद कर रहे होते हैं, लेकिन टोटल रिकॉर्डेड होता है, पब्लिकली अवेलेबल रहता है। अभी तक जो 60 जो एपिसोड हुए हैं, 60 इसके जो वेबसाइट है वहां पर उपलब्ध है। तो इस तरह से युवाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। जो हमारी नवीन पीढ़ी होगी वह किस तरह से संस्कृत के लिए कार्य करें, किन किन रूपों में कार्य करें, किस तरह से हो, ये इसके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ भी यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे, जो यह कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें एक मुख्य संयोजिका के रूप में जो आपसे संवाद स्थापित की होंगी डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी, ये हैं। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य के राज्य संयोजक हैं, जो अलग अलग राज्यों से इस तरह के जो मणि हैं उनको चयन करके लाते हैं माला में पिरोने के लिए। इसी तरह 3 हमारे अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिसमें कि एक यहाँ पर जुड़े भी हैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी महोदय। ये आप नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास में आप हैं वहां पर। और इसी तरह रोमा जो इटली और पेरू से हैं। इसी तरह अरविंद लोचन जी, आप सिंगापुर, वर्तमान में जर्मनी के विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं। तो आप तीनों अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे जितने भी उस तरह के मणिमुकुट हैं, उनको आप विशेष रूप से यहाँ पर लाते हैं, उनसे संवाद हम लोग करते हैं। इसके साथ ही साथ छात्र संयोजक के रूप में विश्वेश्वर और यहाँ पर प्रियांशी, ये 2 छात्र संयोजक के रूप में है। छात्र संयोजक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्य सभी के लिए बटा हुआ है, लेकिन अंततः कार्य की जो परिणति होती है वह छात्र संयोजक से प्रारंभ होकर के मुख्य संयोजिका तक जाता है। तो इस कारण से ये विशेष रूप से इनका परिचय देना आवश्यक था। मार्गदर्शक में प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महोदय, साथ ही साथ यहाँ पर सरिता महोदया हैं, और निरंतर हम लोगों का साथ देने वाले जो
तकनीकी एक्सपर्ट हैं राहुल कश्यप, वो भी जुड़े हुए हैं, दर्शक दीर्घा में है। यहाँ पर दो रूप में आपको व्यक्ति दिखेंगे, एक तो दर्शक दीर्घा में और एक मेन स्ट्रीम में। तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे यहाँ पर कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के निदेशक महोदय श्री पवन मेहता जी, आप भी जुड़े हुए हैं अभी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में। इस तरह अलग अलग जो भी व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हैं, उन सभी को विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं। और विशेष सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे आज की जो अतिथि हैं, उनका स्वागत करते हुए साथ ही साथ हमारी टीम का स्वागत बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि टीम ही है जिनके कारण हमारा चल पाता है। इतना महनीय कार्यक्रम हम लोग करते हैं, आगे ले जाते हैं, वो हम इस प्लेटफॉर्म पर करें या अपने संस्था के प्लेटफॉर्म पर, उस सभी आप लोगों का ही सहयोग है, तभी हो पाता है। तो आप सभी का निश्चित रूप से हम हमेशा चर्चा जरूर करते ही हैं। तो आज हमारे अतिथि जो हैं, उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे। प्रयास हमारा रहेगा जो हमारा समय निर्धारित है, लगभग 40 मिनट करीब समय निर्धारित होता है अतिथि के लिए, और उसी में 5 मिनट करीब प्रश्न के लिए अगर कोई अतिरिक्त होता है तो उस लिए होता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो कि इतने कम समय में ही आपका जो पूरे जीवन का जो रहा है, जो आपने संस्कृत के लिए कार्य किया है, वह इस रूप में प्रस्तुत हो जो कि जो भी दर्शक होंगे उनके लिए पाथेय हो, उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि तभी जाकर के इसकी सार्थकता हो पाती है। अन्यथा तो इस तरह के असंख्य कार्यक्रम चलते हैं। जब वेबिनार सीरीज हमने प्रारंभ किया था, उस समय तक 1-2 कार्यक्रम हुआ करते थे, उसके बाद पूरी बाढ़ आ गई। तो ऑनलाइन कार्यक्रम आज बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस ऑनलाइन कार्यक्रम से हम आउटकम क्या मिलता है वो महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विरमित करता हूं तत्काल, ताकि आगे जिसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनको हम सुन सकें, उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। सभी को प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि जितना हमें समय मिल पाएगा उतना ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा हम लोगों का। तो बिना विलंब किए अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर दीपिका महोदया जी से हम करबद्ध निवेदन करेंगे कि वह अपने प्रश्नों के द्वारा महोदया से अपने प्रश्न महोदया के समक्ष रखें और महोदया उसका समुचित उत्तर प्रदान करें हम लोगों को। महोदया जी। धन्यवाद विशेष। सर्वप्रथम मे अंदरिकी संस्कृतांतरवीक्षा स्वागतम। और संस्कृतांतरवीक्षा जिज्ञासा प्रश्न स्थली में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और उनका पुनः अभिनंदन और सादर आभार मैं व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आगमन हेतु स्वीकृति और सहमति प्रदान की है। तो महोदया जी, आपकी जो भी अध्ययन अध्यापन की यात्रा है, वस्तुतः उसको हम सभी जानने के लिए इसलिए भी इच्छुक हैं क्योंकि यह हम सभी के जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत ही होता है। तो सर्वप्रथम मेरी प्रथम जिज्ञासा के रूप में यह जिज्ञासा है कि आपकी जो अध्यवसाय यात्रा है उसको हमारे साथ कृपया संक्षिप्त में साझा कीजिए, हम सभी उसे प्रेरणा पा सके। आदरणीय महोदया जी। धन्यवाद। नमस्कार। संस्कृतांतरवीक्षा के लिए और इसमें मुझे आमंत्रित करने हेतु, क्योंकि ये 60वां बताया सर ने अभी, डॉक्टर विपिन कुमार जी, और मेरा 60वां जन्म दिवस भी हाल ही में मैंने मनाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित करने हेतु सबसे पहले तहे दिल से आप सबको धन्यवाद करती हूँ। और जैसे दीपिका जी आपने पूछा, मेरा अध्यवसाय और जैसे शिक्षण, अनुसंधान, अनुवाद, साहित्यिक सृजन, इन सब का त्रिवेणी संगम है। जैसे शिक्षण जो मेरा पहला जो विकल्प रहा, पहले शिक्षण को ही मैं प्राथमिकता देती हूँ। एक लेक्चरर के रूप में मैंने ज्वाइन किया सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय में। द्वितीय भाषा हमारे यहाँ तेलुगु, हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच, ये 4 जो द्वितीय भाषाएं होती हैं। जैसे नॉर्थ में ऐसा नहीं होता शायद, लेकिन हमारे यहाँ
जो भाषाएं हैं वो द्वितीय स्तर के, प्रथम स्तर में जो अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। मैं द्वितीय भाषा विभाग की अध्यक्षा के रूप में कार्यरत थी। हाल ही में अगस्त 31 को मैं सेवानिवृत्त हो गई। उस दौरान मैंने अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया। 16 संगोष्ठियों का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया। और लिखना मेरी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों हम देख सकते हैं। और साहित्य के साथ साथ जैसे अब तक मैंने 7 हिंदी बुक्स भी मैंने रखा बाजू में। इतनी सारी किताबें, जो तेलुगु मेरी मातृभाषा है और हिंदी मेरी व्यावसायिक भाषा, जैसे यहाँ मैंने जैसे रोजी रोटी की भाषा कह सकते हैं, मैं तो पढ़ाती हूँ हिंदी, इसलिए दोनों क्षेत्रों में मैंने लेखनी चलाई। मातृभाषा और जो पढ़ाती हूँ अध्यापन की भाषा, दोनों में मैंने अभी तक 15 किताबें मैंने लिखी। और इसके बाद संगोष्ठियों का आयोजन लगातार होता ही रहता है। अनुसंधान मैंने रिसर्च में भी, मैं तो सप्तक में आधुनिकता इस विषय पर मैंने पीएचडी प्राप्त किया है। और इसके बाद 2 यूजीसी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पाश्चात्य रंगमंच का क्या प्रभाव है तेलुगु और हिंदी नाटक और रंगमंच पर पाश्चात्य का प्रभाव, इस विषय पर बृहद शोध परियोजना जो मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में, और समस्या नाटक के बारे में एक बृहद परियोजना का जो मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रही। 2 प्रोजेक्ट्स हो गए। और इसके साथ साथ 6 लोगों को, 6 शोधार्थियों का मैंने मार्गदर्शन किया है, जैसे एमफिल उपाधि प्राप्त करने में, ये अनुसंधान के क्षेत्र में। और अनुवाद, बहुत सारी तेलुगु रचनाओं का मैंने हिंदी में अनुवाद किया, क्योंकि तेलुगु की मैंने ये भाषा कैसी होती है, तेलुगु साहित्य के बारे में और हिंदी वालों को परिचित करने के लिए। और हिंदी में प्रसिद्ध रचनाओं का, कुछ प्रसिद्ध कहानियों का मैंने तेलुगु में अनुवाद किया। और इस प्रकार हिंदी और तेलुगु दोनों में लगातार ये अनुवाद कार्यक्रम होता ही रहता है। इसके साथ साथ साहित्यिक सृजन, जो बेसिक मूलतः हिंदी में और तेलुगु में भी मैंने कुछ ग्रंथ, आलोच्य ग्रंथ, ये शोध संबंधी ग्रंथ मैंने लिखे। ये रहा मेरा, इन तीनों का त्रिवेणी संगम मानती हूँ, क्योंकि शिक्षण, अनुसंधान और साहित्यिक सृजन, ये 3 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साहित्य मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, ऐसा तो मैं बता सकती हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी मैं इसी में रुचि है मेरी, ये करना, लिखना मेरी प्रवृत्ति है। बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। और जैसा कि आज आपसे पूर्व में वार्ता से भी ज्ञात हुआ था कि आप तेलुगु की भी अध्यापिका हैं, तो एक निश्चित रूप से भारतीय भाषा समिति का भी एक और है कि आइए भाषा और सीखें। तो उस पहल के तहत हम सभी आपसे जुड़ेंगे आगे, और आपकी इतनी सुंदर रचनाएं हिंदी या तेलुगु में भी हैं और लोक कल्याण के लिए आप निरंतर तत्पर हैं। महोदया जी, इस मध्य में जब आपने अपनी अध्यवसाय यात्रा बताई, तो आपने एक बात को यहाँ पर रखा कि शिक्षक से, और जब हम देखते हैं कि शिक्षक से सांस्कृतिक राजदूत तक की जो आपकी एक यात्रा रही है, उसमें आपका जो भाषा है, साहित्य है और समाज के लिए आपका क्या विशिष्ट योगदान रहा है, ये हम सभी जानने के इच्छुक हैं। असल में मैं एक महाविद्यालय में, महिला महाविद्यालय, वो मिशनरीज का, सेंट जोसेफ्स कॉलेज फॉर विमेन ऑटोनॉमस, वो 65 साल से यहाँ पे स्थापित है। और वो उस महाविद्यालय में एक हिंदी अध्यापिका के, प्राध्यापिका के रूप में मैं कार्यरत थी उन दिनों में। जैसे 2012 to 14 इस दौरान ICCR के बारे में आप जानते होंगे, और ICCR वो जैसे भारत सरकार का विदेशी मंत्रालय और भारतीय संस्कृत संबंध परिषद, तब तक विश्वविद्यालय तक ही सीमित है ये ऑफर जो होता है। और हमें तो इंटरव्यू में हमारा चयन किया गया, जो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड के आधार पर हो सकता है, क्योंकि हिंदी भाषी हूँ, क्योंकि हम तो हिंदी अच्छी तरह बोल सकते हैं, फिर भी हम दक्षिण के हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलुगु प्रांत है, फिर भी हमें तो ये मौका मिला केवल एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर, मैं मानती हूँ। और वहां पे मुझे ICCR वालों ने एक मौका दिया, जो सोफिया विश्वविद्यालय है वहां पे, वो बल्गेरिया में, और केवल वे बुल्गारिया भाषा ही जानते हैं और कभी कभार अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम तीनों भाषा के ज्ञाता हैं, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, 3 भाषाएं, त्रिभाषा सूत्र का हम पालन करते हैं
खासकर दक्षिण वाले, इसलिए हमें तो कुछ भी वहाँ समस्या तो नहीं हुई, वहाँ चयन हुआ और मैं वहाँ पे गई। और 2 वर्ष के दौरान मुझे वहाँ पे वहाँ के जो सोफिया विश्वविद्यालय में एक विभाग है, इंडोलॉजी जो कहते हैं, भारत विद्या विभाग, वहाँ भारतीय भाषा उनका वो वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। वहाँ से लोग यहाँ आगरा के वहाँ माने बल्गेरियंस वो ये यहाँ आते हैं और हिंदी के लिए 1 साल तक रहते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं और वहाँ उनको कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती है आने के लिए। और हिंदी भाषा जो बहुत सारे शहर हैं विदेशों में, और हिंदी जो हमारी राजभाषा है और इसे प्रचार प्रसार करने और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं का प्रचार, खासकर हिंदी का प्रचार प्रसार करने हमें वहां पे भेजा गया। मुझे तो अत्यंत आत्मतोष हुआ वहां पे, क्योंकि यहाँ पे मैं तेलुगु वालों को हिंदी पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है, यहाँ ये तो मेरा प्रांत है। फिर भी यहाँ पे हिंदी सीखने के लिए कुछ लोग डरते हैं। हिंदी माने उनके लिए ऐसा लगता है कि कुछ नई भाषा है, लेकिन मैं राजभाषा को जैसे हमारी भाषा के रूप में यहाँ सिखाना एक है, लेकिन वहां दूसरे देशों में जाकर मेरी भाषा को, मेरी हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में उनको सिखाना एक अद्भुत अनुभव मुझे लगा। और वहाँ बहुत आत्मीयता पूर्वक उन्होंने मेरा स्वागत किया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने सीखी और उनके संस्कार, उनकी संस्कृति और ये सब क्या कैसा होता है। वहां पे रहते हुए भी मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, कुछ कहानियां उनकी संस्कृति को दर्शाते हुए मैंने जैसे लेखनी चलाई, जैसे इसमें उनकी संस्कृति क्या है, उनमें क्या खूबियां हैं और कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये सब वहाँ जो भी मैंने सीखा ये सब। और साथ में मैंने भी उनको रामायण महाभारत हमारे जो कहानियां हैं वो बहुत ही दिलचस्पी के साथ वे सुना करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था कि ये तो सीता का कैरेक्टर जो हो, राम का हो, जब भी मौका मिलता उनको हमारी संस्कृति से संबंधित कहानियां ये सब उनको समझाना, उनको सुनाना। और उनके साथ जाके एक इंडियन थिएटर्स होते हैं वहां पे, फिल्म्स तो जो उनके साथ देखना, रब ने बना दी जोड़ी जो हो, इंग्लिश विंग्लिश, उनके साथ बैठ के ये सब देखना और उनको इनके बारे में चर्चा कार्यक्रम रखना। वे तो हिंदी भी अच्छी तरह बोल सकते हैं, क्योंकि वे हिंदी को इतनी प्राथमिकता देते हैं, हिंदी सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वे हमारी संस्कृति को पसंद करते हैं। संस्कृति को पसंद करने के लिए भाषा पर अधिकार होना चाहिए, इसलिए वे भाषा सीखते हैं। और वो बहुत सारे संदर्भों में मैंने देखा और वे कितना मायना देते हैं, कितना महत्व देते हैं हिंदी को। और यहाँ पे मैंने वहां पे मैं बहुत सारे देशों में, यूरोप में ही नहीं, यूरोप में इटली, टर्की और बाजू वाले ग्रीस आदि देशों में भी मुझे बुलाया गया है कि उनको बहुत प्रेशियस लगता है इंडियन विमेन, इंडियंस आर सो प्रेशियस फॉर अस। ये सब बोलते तो मैं बहुत ही गदगद हो जाती। हिंदी और हिंदी भाषा और वो भारतीय स्त्रियों को वे बहुत उनका सम्मान करते हैं। और वे जहाँ भी जाती, और मैं तो हिंदी में ओंकार के बारे में, ये सब जो हमारे संस्कृति में जो अच्छाइयाँ जो भी हैं, वो मैं उनको, परिवार का महत्व सब उनको बताते समय मैं बहुत ही भाव विभोर होकर सुना करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और साथ में बहुत ही गौरव का क्षण लग रहा था मुझे। अभी जब भी मैं अभी वे मेरे साथ जुड़े हैं फेसबुक में, जब भी मौका मिलता है मैं उनको भी यहाँ बुलाती रहती हूँ। अभी सेमिनार्स का आयोजन करने पर वहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है मिलेना ब्रतोयेवा, वहाँ इंडोलॉजी विभाग की प्रोफेसर रही, यहाँ आती 2-3 बार आई यहाँ इंडिया में। 2 बार हमने विदेशों में हिंदी का प्रचार करके एक कोरोना के समय में एक वेबिनार रखा, उस समय भी वे अंतर्जाल से जुड़ी है। और बहुत अच्छा लगता है उनको बुलाना। और भाषा और संस्कृति दोनों के बीच मैंने सेतु का कार्य किया है, मैं तो गर्व के साथ कह सकती हूँ। वहां पे मैंने अपनी भाषा और संस्कृति को फैलाने का काम किया और मुझे बहुत ही अभिनंदन भी मिला। अनेक एम्बेसी, दूतावास के साथ साथ जहां भी जाती, माने कॉलेजेस जो जाते होते हैं ना, वहां पे जाने पर तो इतना सम्मान उन्होंने किया, इतना गौरव दिखाया। मेरे लिए बहुत ही अद्भुत क्षण रहे 2 साल तो वहां पे जो मेरे, ये तो दूतावास में जैसे राजदूत के रूप में मेरा जो अनुभव। जी माल्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः आपने उस जीवन में अपने उन क्षणों को जीवंत होकर उनको आत्मसात किया है। उसका जो आनंद है उन क्षणों का, वो हम सब अभी भी आपके मुख पर, आपके सुमधुर वचनों से उसका रसास्वादन कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, और आपके इतने सारे जो विशिष्ट योगदान है। निश्चित रूप से भाषाई प्रेम और अभिव्यक्ति के लिए जब हम बात करते हैं तो भाषा का सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ ही साथ महोदया जी,
आपकी पत्रिकाओं में प्रकाशित जो लेख हैं हाँ। उनका एक यदि हम माध्यम कहें या एक उद्देश्य की बात कहें तो किस तरह की सांस्कृतिक और आपके सामाजिक मुद्दों पर निहित हैं उनमें, क्योंकि हम जैसा कि हमें आपके परिचय से प्राप्त हुआ आप एक प्रवक्त्री भी हैं एक अच्छी, तो आपकी लेखनी निरंतर जो है अपने लेखन कार्य की ओर अग्रसर है। तो आपकी उन मुद्दों को हम सभी जानना चाहते हैं, उनके पीछे का जो ध्येय है। और साथ ही साथ एक विनम्र अनुरोध और है, इसको यदि आप तेलुगु भाषा में और हिंदी अनुवाद के साथ बताएंगे तो हम भी सभी तेलुगु का भी जो है रसास्वादन कर पाएंगे, और साथ में अनुवाद पक्ष में कुछ हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा जो भी आपको रुचिकर हो अधिक तो रखेंगे, हम सब उसे समझ पाएंगे ठीक से। ये थोड़ा एक अनुरोध था आपसे। क्या आप तेलुगु समझ सकते हैं मैडम? यहाँ जो भी जुड़े हैं, क्योंकि मैंने सोचा केवल हिंदी कार्यक्रम है, हिंदी में हमें लगता है हिंदी तेलुगु हिंदी संस्कृत यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं। एसटीपी कटवल्ली जी हैं जो आपके क्षेत्र से है। अभी मैं देख रहा था जो कि रोमा जो है वो भी जुड़ चुकी है इस कार्यक्रम की, जो अंतर्राष्ट्रीय संयोजिका है। इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ जो कि अन्य जो है हाँ राहुल जी भी जुड़े हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के हैं। तो आप जो बोलेंगे आपकी भाषा समझने वाले नहीं तो कम से कम अनुवाद करके बताने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने सोचा हिंदी जो लिंक लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, इसलिए जो पूरा हिंदी में होने से अच्छा होता करके, क्योंकि तेलुगु में बोलना बहुत पसंद है मुझे क्योंकि मेरी मातृभाषा है। फिर भी मैंने सोचा यहाँ पे लोग जैसे वे समझने, लेकिन ये दोनों अनुवाद के साथ भी मैं बता सकती हूँ। बस मैम एक प्रश्न, मतलब एक जिज्ञासा के लिए ही ऐसा विनम्र अनुरोध है। सुंदर भाषा है ये तेलुगु, बहुत है। जैसे हम बता सकते हैं तेलुगु भाषा के बारे में, ये जैसे भावनाओं की मधुरता है तेलुगु में, जबकि हिंदी भाषा में विचारों की सरलता और गहराई होती है। तेलुगु को लोग बोलते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट। तेलुगु ने श्री कृष्णदेवराय के समय में उन्होंने ही बताया तेलुगु इज द इटालियन ऑफ द ईस्ट। ईस्ट में जैसे इटली में इटालियन लैंग्वेज कितनी मधुर होती है, तेलुगु भी उतनी ही मधुर। तेलुगुని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అంటారు। చాలా చక్కటి తీయని భాష, మధురమైన భాష తెలుగు. తెలుగు హిందీ రెండు ఒకలాగే ఉంటాయి. వాక్యాన్ని చూసినా మాట్లాడినా తెలుగు హిందీ ఒక్కలాగే ఉంటాయి. వాక్య నిర్మాణం కూడా ఇంగ్లీష్ కంటే కూడా తెలుగు హిందీలో చాలా సమానత్వం ఉంటుంది. दोनों बराबर हैं। वाक्य निर्माण में देखिए कर्ता, कर्म और क्रिया। मैं बात करती हूँ कहते हैं ना हिंदी में, तेलुगु में నేను మాట్లాడుతున్నాను సేమ్। But when you speak in English, you say, I'll talk in English, I speak in English, that object will come at the end and the kriya verb will come in the middle. लेकिन तेलुगु और हिंदी में ही सहूलियत होती है। दोनों सरल भाषाएं हैं, दोनों आसानी से समझ सकते हैं, और इसमें कोई भी माने ये ट्रांसपेरेंट है दोनों भाषाएं। इसमें कोई भी जैसे साइलेंट वर्ड्स नहीं होते, लिसन, राइट, नो, ये सब अंग्रेजी में बट बोलते हैं, पुट बोलते हैं स्पेलिंग के दौरान। लेकिन यहाँ तेलुगु और हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। वैज्ञानिकता है। देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि तेलुगु की भी यही जो पद्धति है। जैसे आपने पूछा कि लेखों के द्वारा मेरे लेखों का क्या उद्देश्य रहा, ये तो रही एक एग्जांपल मैं आपको ఒక ఉదాహరణగా చూపించాలనుకుంటున్నాను। ఇది प्रतिभा पत्रिका। प्रतिभा नामकरण किया क्योंकि मैं खुद एक लेखिका हूँ। मुझे लगता है मेरी छात्राएं भी कुछ लिखे, जो उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हर साल मैं एक पत्रिका निकालती हूँ अपने खर्चे पे। और इसमें बच्चों से कुछ ये होता है ना, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, कहानियां, कविताएं, ये सब उनसे करीब 19 सालों से 19 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతిభ అనే పత్రికను నేను ముద్రిస్తున్నాను కళాశాలలో। అది పిల్లల్లో సృజనాత్మకత అంటే सृजनशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए ये लिखते हैं। इसमें ज्यादातर हम क्या क्या किन किन चीजों पर, नारी सशक्तिकरण, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है। एक बुक भी हाल ही में हमने पब्लिश किया, वुमेन एम्पावरमेंट है। ये बहुभाषी ग्रंथ है। इसमें मैं एडिटर के रूप में अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु
मल्टीलिंगुअल बुक है ये। इसमें नारी सशक्तिकरण के बारे में और पर्यावरण संरक्षण कैसे करना है, शिक्षा के मूल्यों के बारे में, मानवीय मूल्य, परिवार, इन चीजों को लेकर, और सांस्कृतिक चेतना। आजकल हम दिग्भ्रमित हुए हैं, जैसे कि दिशा निर्देश देने वाले ठीक अच्छे से लोग हमें नहीं मिल रहे, मिलने पर भी कोई ఫాలోవర్స్ नहीं है, ఎవరు వినట్లేదు ఈ రోజుల్లో। యువత ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఉంటారు। కనీసం చదవాలి అనే హ్యాబిట్, చదవాలి, कुछ पढ़ना है, अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे बड़े लोगों के ग्रंथ जो अब्दुल कलाम जी का जन्म शती है आज, उनका स्मरण करना जरूरी है। उन्होंने कितना किया, कितनी अच्छी रचनाएं उन्होंने की है, और बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए, अभिप्रेरित करते हुए उन्होंने जो लिखा। लेकिन आजकल कहीं भी किसी भी मान जैसे घर में हम लाइब्रेरीज को नहीं देख पा रहे हैं, पुस्तकें नहीं मिल रही, हमेशा वो चाट करना चाहते हैं, ये सामाजिक माध्यमों में ही फंसे रहते हैं, और पढ़ने की और किसी की प्रवृत्ति नहीं। लेकिन हमने सोचा बच्चों से कुछ लिखवाना है, क्योंकि बच्चों को कुछ टॉपिक देने से वे लिखते हैं, लिखने के लिए उनको पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार, और उनमें जो जिस चीज में उनका कौशल है, जिस चीज में उनकी रुचि है, అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళకి మంచి కవితల గురించి ఒక టాపిక్ ఇచ్చి రాయమని చెప్తాము, వాళ్ళు రాస్తారు, ప్రోత్సాహक देते हैं, जो प्राइज इస్తామంటే they feel so happy and they want to write something, they want to show their talent। इस प्रकार ऐसी और तरह तरह की गतिविधियां हैं हमारे हिंदी विभाग के कॉलेज में। जैसे हिंदी सप्ताह मनाते हैं, हिंदी सप्ताह में बच्चों को ही हम पूरा वो देते हैं, राइट देते हैं, उनको ही सारे हक दिए जाते हैं, वे ही कंडक्ट करते हैं इवेंट मैनेजर्स के रूप में। और इंटर कॉलेज ये कॉम्पिटिशन्स रखते हैं प्रतिभा नाम से। प्रतिभा में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो नाम, वो टैलेंट है। और ऐसा इंटर कॉलेजिएट रखने से हिंदी सप्ताह के अवसर पर दूसरे कॉलेजेस के विद्यार्थी भी आते हैं। तब बच्चों में क्या होता है, स्पर्धा होती है, स्पर्धया वर्धते विद्या। तब क्या होता है उनमें, और उनसे भी अच्छी तरह बोलना और कैसा करना है, कैसे बोलना है, ये सब सीख सकते हैं। इस प्रकार अनेक कॉलेजेस को बुलाने से क्या होता है, आपस में जैसे टीम वर्क जो होता है और ग्रुप स्पिरिट जो होता है, उनको क्या करना है, कैसे लीड करना है, कैसे बोलते हैं वे लोग, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఇలాంటి కాంపిటీషన్స్ పెట్టాలి। और इस कारण से हिंदी की ओर ज्यादा आकर्षित होते हमारे कॉलेज में। चाहे यहाँ तेलुगु है, यहाँ की भाषा, फिर भी हिंदी वालों की संख्या ज्यादा है हमारे महाविद्यालय में। हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत और तेलुगु है। और संस्कृत का भी मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि संस्कृत जो है बहुत सारे लोगों को मालूम होना चाहिए संस्कृत के बारे में। इस कारण से 2018 में, और बाद में अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में पूरा विवरण दूंगी। और इस प्रकार जैसे अपने रचनाओं के बारे में बताया, रचनाओं में रचनाकार की सामाजिक जो होती है, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर एक टीचर और अध्यापक, राइटर, डॉक्टर, इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, इसलिए हमने ये सब कर रहे। बहुत ही सुंदर आपके मौर्या जी प्रकल्प हैं निश्चित रूप से। और जो भी आपने, आपका जो भाषाई प्रेम है, विविध भाषाओं में आपने अपने वक्तव्य को रखा। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से तेलुगु को बहुत अच्छे से नहीं समझती हूँ, तथापि कुछ हिंदी या संस्कृत के शब्दों का जहाँ जहाँ पर सम्मिश्रण मुझे देखा तो मैं उनको योजित संयोजित कर पा रही थी बहुत ही सुंदर तरीके से। आपने अपने जो पत्रिकाओं के उद्देश्य हैं और प्रतिभा, निश्चित रूप से विलक्षण प्रतिभा की स्वयं ही धनी है, और इसीलिए शायद आपके द्वारा प्रतिभा के संकल्प को आगे चलाया भी जा रहा है। मेरी अग्रिम जिज्ञासा एक और भी थी संदर्भ में महोदया जी, लेकिन जैसा कि मुझे लगा कि वैश्विक पटल पर जब हम भाषाओं की आपकी उन्नति की बात करते हैं तो हमें आपके कुछ पूर्व में जो आपने हमें बताया तो उसका उत्तर हमें उससे प्राप्त होता है। तो उसके जो और अग्रिम हमारी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है मन में, मैं उसको थोड़ा रखना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने महाविद्यालय में हिंदी भाषा के साथ ही साथ में संस्कृत भाषा या संस्कृत विषय को जोड़ने के लिए आपने संघर्ष किया। निश्चित रूप से जो भी प्रतिफल हमें प्राप्त होता है, जो कुछ भी बच्चों तक हमें
दिखता है किसी एक छात्र के रूप में, उसके पीछे का एक परिश्रम, अथक परिश्रम कहें, और संघर्ष होता है। तो ऐसा अथक परिश्रम और संघर्ष आपने भी निश्चित रूप से किया होगा। उस संघर्ष को हम सभी सुनना चाहते हैं। आदरणीय जी। जैसे बताते हैं, संस्कृत जो केवल भाषा नहीं, मुझे लगता है भारत की संस्कृति, परंपरा और आत्मा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो देव भाषा है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता जो ग्रंथ है, पहले संस्कृत में ही इसका निर्माण हुआ, और सब लोगों को इसके प्रति इसका ज्ञान होना चाहिए। यानी धर्म, सत्य, करुणा, अहिंसा, ये सारे जो मूल्य होते हैं, ये सब संस्कृत से ही हम सीख सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा महाविद्यालय में तेलुगु और हिंदी ही नहीं, और फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच भी हमने रखा, क्यों नहीं संस्कृत को क्यों नहीं जोड़ सकते। तब हमें लगा, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं मैडम, मार्क्स के लिए लेते हैं, अंक ज्यादा मिलते हैं, संस्कृत स्कोरिंग। लेकिन ये हमें अच्छा नहीं लगा। संस्कृत को अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, तेलुगु में लिखो, फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए पहले एक सिस्टर ने मना किया, क्योंकि जो भाषा हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं बच्चों को, उनका ज्ञान होना चाहिए, बोलने का ज्ञान होना चाहिए। अगर वे बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, इसका क्या प्रयोजन है। इसलिए हमने इंटरव्यू ऐसा रखा। 2018 में मैंने बहुत प्रयास किया, संस्कृत भी रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग केवी से, केंद्रीय विद्यालय से आए हुए बच्चे जो होते हैं, और कुछ संस्कृत जो +2 में संस्कृत करके आते हैं, और उन लोगों को चाहिए संस्कृत ही चाहिए डिग्री में। तब उन लोगों के लिए हमने ऐसा सोचा संस्कृत रखेंगे, लेकिन ये नियम रखा, शर्त रखी कि उनको संस्कृत टीचर्स को संस्कृत में ही पढ़ाना चाहिए, और संस्कृत में ही लिखना चाहिए बच्चों को, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु में नहीं। तब बहुत सारे बच्चों ने मैंने वे तो हतप्रभ हो गए, ये कैसा अंग्रेजी या तेलुगु में हम लिख, नहीं। तब हमने कुछ उनको क्या है सहूलियत दी है, एक सुविधा कि कुछ कंसेशन, जैसे 30% you can write in any language, but 70% you have to write only in Sanskrit. और टीचर्स को भी ऐसा ही समझा, ऐसे ही टीचर्स का हमने चयन किया। सौभाग्य से हमें डॉक्टर कनकवल्ली मिली ऐसे टीचर के रूप में। और आप सब जानते होंगे, इतने साल हो गए, 3 साल हो गए वो कॉलेज छोड़ के गई, फिर भी आज भी जब भी जो भी कार्यक्रम होता है डॉक्टर कनकवल्ली का नाम है, क्योंकि उसने इतना प्रयास किया है बच्चों को समझाने और उनको संस्कृत में ही लिखवाने, और संस्कृत के कार्यक्रम जैसे राखी के अवसर पर संस्कृत की भाषा, और यहाँ तक कि टीचर्स को भी उन्होंने सिखाया। और संस्कृत सप्ताह के आने पर हम सब बहुत मुकाबले होते हैं कि क्या है, क्या कंपटीशन रखते हैं। पहले हमें सिलेबस देती है, आपको ये करना है और ये बोलना है, संस्कृत में बोलना, ये सबको उन्होंने सिखाया। और बहुत सारे वेबिनार्स का आयोजन किया, वर्कशॉप्स का आयोजन किया। ये देखने पर लगता है कि संस्कृत को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। संस्कृत जो हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है, ऐसा लगता है। और इस प्रकार साथ में बच्चों के लिए कुछ छात्रवृत्तियां भी संस्कृत विद्यापीठ से इसकी भी व्यवस्था की गई है। संस्कृत आजकल हिंदी के बाद संस्कृत की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत अच्छा माहौल रखा है हमारे कॉलेज में संस्कृत। जब भी कुछ सेमिनार्स के आयोजन में, जैसे हाल ही में मैं तो जब भी एक सेमिनार का आयोजन करती हूँ सर, मैं केवल हिंदी भाषा में ही नहीं रखती, चारों भाषाओं, क्योंकि मैं तो हेड हूँ 4 भाषाओं, इसलिए 4 भाषाओं में रखती हूँ। फ्रेंच के लिए कुछ कम लोग ही आते हैं, लेकिन संस्कृत हिंदी हेडिंग रखने पर भी टाइटल भी चारों भाषाओं में। आजकल हमने रखा स्वातंत्र्योत्तर हिंदी, तेलुगु, संस्कृत साहित्य में विविधा महिला स्वराः, टाइटल भी हमने देखा कैसे दे सकते हैं। इस प्रकार ये जो भी सेमिनार्स हम करते हैं, इनमें चारों भाषाओं का योगदान होता है, संस्कृत का जरूर होता है। मैं मध्य में पुनः इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अभी आपने चर्चा किया एसटीपी कनकवल्ली जी का, जो आपके साथ सहकर्मी के रूप में रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर भी वो बहुत ही सक्रिय रही हैं, और हम लोगों की ये एक टीम बनी हुई है हम लोगों की, उसमें अन्यतम है। और ये बात मैं इस दृष्टि से भी विशेष रूप से जिक्र कर रहा हूँ कि आज एक अभिनव सूचना संस्कृत जगत के लिए है,
कि आज ही अभी थोड़ी देर पहले हमें एक प्रोजेक्ट ऑफिशियली हमें मिला है CSU से, जो हाँ। STD कनकवल्ली, डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया, साथ ही साथ प्रोफेसर रिपसूदन सिंह है। ये तीनों को PI के रूप में हमारे साथ हैं और PI के रूप में मैं हूँ। 8 लाख का ये प्रोजेक्ट मिला है जो उपनिषद लेकर के बहुत बढ़िया सर। जो उपनिषद स्टोरी बुक हमें डेवलप करना है, साथ ही साथ उसे हाँ जी। एंड्रॉयड ऐप के रूप में लॉन्च करना है। 2 साल के लिए समय दिया गया है, 3 साल का प्रोजेक्ट है। तो एक हम लोगों की टीम के लिए, जिसमें और भी अन्य हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं वो सहयोगी होंगे, क्योंकि ये सब काम बहुत ही दीर्घावधि के लिए होता है और समाज के लिए बहुत उपादेय होगा। तो एक अच्छा मिला है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमें मिला है, तभी आप STD कनकवल्ली जी का नाम ले रहे थे। हाँ तो जी, इस हाँ कारण जी। से कि और बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। इसलिए मुझे लगता है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, जो कहते हैं ना, सक्सेस कम्स थ्रू एफर्ट नॉट मियर विशेस। मैंने जैसे ये काम करने वाले, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कहते हैं, और वैसे ही हमेशा कुछ काम करना उनको अच्छा लगता है, करती ही रहती है। और दूर रहते हुए भी हमें सलाह देती है, मैडम ये कीजिए, वो अप्लाई कीजिए, आप बच्चों को बताइए, ये सब। इसलिए बहुत हमें लगता है हम बहुत मिस कर रहे हैं। सिंपली आई कैन से वी आर मिसिंग हर अ लॉट। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस सर। उनको विशेष रूप से बधाई, क्योंकि संकल्पना जो इसमें मूल रूप से थी वो इन्हीं की संकल्पना रही है। तो और हम लोग मिलकर के सब काम करेंगे, जो यहाँ पर हैं बहुत अन्य व्यक्ति भी, क्योंकि जितने लोग हैं सब मिलकर के काम करेंगे हम लोग। हाँ दीपिका जी, मैं बीच में माफी चाहूंगा, मैंने इंटरप्ट किया। अगर हो सके तो हमें भी आप अपने साथ जोड़ दीजिए सर, हमें भी अच्छा लगता है ऐसे कार्यों में। अब तो आप जुड़ चुके हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? बहुत बढ़िया सर। आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, हम लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। निश्चित रूप से हम लोग साथ में काम करेंगे, क्योंकि दूसरे चर्चा नहीं किया, एक स्टोरी बुक के लिए और मिला है। 2 आज प्रोजेक्ट हमारे पास आया है। एक मिला है त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें कोपीआई हूँ, जो विद्वान सुमन आचार्य महोदय हैं, उनके नाम से कोपीआई है, मैं कोपीआई हूँ वहां पर। वो एक स्टोरी बुक है, हिंदी कथा उसका अनुवाद होना है। तो ये 2 मिला है। किस भाषा में सर? उस संस्कृत में होना है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। राजशेखर कृत जो बाल कथा है, हाँ, बाल कथा। हाँ, तो ये दोनों आज पत्र मिल गए हैं, तो इसीलिए पब्लिकली मैं अनाउंस इसको कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो संस्कृत के होते हुए भी हम सबको अब जोड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाल ही में मेरी बुक का विमोचन हुआ, तेलुगु एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज, 21 स्टोरीज है इसमें। ये तो मेरा 16वां पब्लिकेशन है सर। और इसमें बल्गेरिया संस्कृति के बारे में भी कुछ कहानियां, नारी साधिकारिता के बारे में, साइकोलॉजी पे आधारित कहानियां भी हैं। और लास्ट वीक एक सेमिनार हुआ हमारा, जैसे अभी बताया ना, विविध महिला स्तर स्वातंत्र रचनाओं में, और वहां उस समय इसका विमोचन भी हुआ। चलिए, इन ग्रंथों का संस्कृत में भी अनुवाद हो, ये हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ जी, जरूर जरूर। दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। वस्तुतः आपके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं था, और ये प्रसन्नता के लिए एक क्षण था जो आपने हम सभी के साथ, क्योंकि मैं भी अवगत नहीं थी, शायद मैंने अपने मेल को देखा नहीं ऐसा। और आप सभी को शुभकामनाएं, जो भी हमारे साथ में है अन्य लोग। और वस्तुतः इन सभी प्रकल्पों से हमारा सभी का उत्साह निरंतर बढ़ता ही रहता है, और कार्य करने की एक गति और दशा दिशा दोनों ही प्रगतिमान रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ ही साथ महोदय जी, आपने जितना भी कुछ बताया, बहुत सारी आपकी पुस्तकें लिखित हैं, तो हिंदी भाषी के लिए तो हम सभी करेंगे, और बाकी तेलुगु और अन्य माध्यमों के लिए आप सीधे संपर्क करेंगे। और जैसा कि आपने यहाँ पर कनकवल्ली जी का भी नाम लिया, वो सक्रिय रूप से यहाँ भी कार्य कर रही हैं निरंतर। और यहाँ पर मैं और रखना चाहती हूँ कि यहाँ पर कनकवल्ली महोदय जी के द्वारा ही आपसे हम सब परिवार का परिचय हुआ, तो उनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और साथ ही साथ अपनी जिज्ञासा की जो श्रृंखला है, उसमें एक अंतिम जिज्ञासा के रूप में
मैं अपनी जिज्ञासा को रखना चाहूंगी महोदया जी कि भाषा के संवर्धन में जो भौगोलिक परिवेश सभी जानते हैं कि एक परिस्थिति देश काल परिस्थिति का प्रभाव दिखता है, तो आपकी दृष्टि से हिंदी और तेलुगु भाषा पर क्या प्रभाव रहा? एक तो ये है, हम सभी जानने के लिए इच्छुक है। हाँ, जैसे पहले ही मैंने बताया, दोनों भाषाओं पर मेरा समान अधिकार है, गर्व के साथ बता सकती हूँ। कभी कभार पूछने पर मुझे लगता है कि हिंदी की ओर ही मेरा मन थोड़ा जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है तेलुगु से हिंदी आसान है। తెలుగు భాష में पहले ही बताया मैंने, భావనओं की మధురత है, మాధుర్యం ఉంది తెలుగు భాషలో. కానీ హిందీ భాషలో ఆలోచనలు, మన భావాల యొక్క సరళత్వం, మృదుత్వం కనిపిస్తుంది. हिंदी भाषा में विचारों की सरलता और गहराई है. आंध्र प्रदेश में रहकर मैंने ये दोनों भाषाओं के समन्वय का अनुभव किया है, समन्वय को अच्छी तरह मैंने अनुभव किया है. मेरा मानना है कि भाषा का संगम ही संस्कृति का संगम है. इसलिए मेरा YouTube चैनल है एक, वो भी मैंने भेजा आपको लिंक. इसके दौरान मैं तेलुगु वालों को हिंदी सिखाती हूँ, हिंदी वालों को तेलुगु सिखाती हूँ, क्योंकि मेरे हिंदी के विद्यार्थी पूछते हैं क्या मैम आप तेलुगु हिंदी सिखा रही हो सबको, हमारी बात क्या है, हमें भी कुछ तेलुगु सिखाओ. और कथालोक शीर्षक से मैं जो कहानियां लिखती हूँ तेलुगु में, ऑडियोस भी मैं पेश करती हूँ, जो सेमिनार्स में आयोजन करती हूँ, इन सब का मैं इसी में अपलोड करती रहती हूँ. यूट्यूब माने केवल व्यावसायिक रूप से नहीं है, ये तो मेरा पैशन है. आई एम पैशनेट अबाउट हिंदी एंड टीचिंग. इसलिए हिंदी और तेलुगु ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और भारत की एकता के प्रतीक हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों भाषाओं का समन्वय करना. इसलिए मैं अंत में ये भी बताना चाहती हूँ, भाषा केवल आप अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृति और संवेदना का प्रतीक है. इसलिए मुझे, यदि हम अपनी मातृभाषा और राजभाषा का सम्मान करें तो हमारी संस्कृति सदैव अमर रहेगी. इन्हीं वचनों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. आप सबको शुभकामनाएं अदा करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी. और बस यहाँ पर एक मैं जिज्ञासा भी नहीं, प्रश्न भी नहीं, बस छात्रों की ओर से कुछ एक जो मन में एक बात है कि आप इन भाषाओं को किसी भी माध्यम, ऑनलाइन माध्यम से विशेष रूप से, क्योंकि पूरे भारत से छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो यदि आप ऑनलाइन माध्यम से भाषा को यहाँ पर हम सभी छात्रों को जो जुड़े हुए हैं उनको सिखाते हैं, इसके लिए कुछ क्लासेस लेते हैं, तो हम आपसे इसके लिए संपर्क बाद में कर लेंगे और इन तक उत्तर भी पहुंच जाएंगे. और मध्य में अभी जब ये एक सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं, तो भी बस जैसे ही महोदय जी के द्वारा यहाँ एक प्रसन्नता की बात की, हमने भी तुरंत एक जिज्ञासा के साथ अपने मेल को चेक किया. और एक प्रसन्नता की बात है कि मुझे और यहाँ पर हमारे यहाँ जो प्रोफेसर मदन मोहन झा गुरु जी हैं, डीन हैं, तो उनके साथ में पीआई के रूप में एक प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है CSU से, तो और जिसकी प्रेरणा मूल रूप से जो हमारे यहाँ पर संरक्षक आदरणीय गुरु जी हैं, उनकी ही प्रेरणा रही है. तो मैं गुरु जी को सादर नमन करती हूँ. साथ ही साथ आज इस संयोग नहीं, दैव संयोग कहेंगे, क्योंकि ये 60 का जो शतक तो नहीं, जो 60 वाली ये जो एक श्रृंखला है, उसमें जैसा आपने स्वयं भी बताया कि आपका भी 60वां वर्ष पूरा कुछ दिन पूर्व ही हुआ है, तो ये दैव संयोग ही था. और आज इतनी सारी सूचनाएं हम सभी को, शुभ समाचार प्राप्त हुए, और आप हम सभी के साथ यहाँ पर जुड़कर हम सभी को जो भाषा के प्रति आपका जो प्रेम है और हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में आपने इन सब चीजों को प्रस्तुत किया, उपस्थापित किया, उसके लिए मैं आपको हार्दिक आभार और वंदन नमन अभिव्यक्त करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. आप इतने अच्छी तरह, इतने सौम्य ढंग से आपने बात की है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. प्रिय भाषिनी, मृदु भाषिनी, धन्यवाद दीपिका जी. और मैडम आपका प्रार्थना गीत मुझे बहुत अच्छा लगा. और विपिन कुमार झा जी, आपने बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम का संयोजन किया. सब जो यहाँ पे जुड़े हैं और एक एक करके प्रत्येक के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. बहुत धन्यवाद. और कभी आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे हम तो जरूर लेने के लिए तैयार. धन्यवाद महोदया जी. दीपिका महोदया जी को भी धन्यवाद.
कि जिन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से अपने प्रश्नों को रखा। और इस संवाद में प्रोफेसर पीके जयलक्ष्मी महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम आपकी शिक्षण यात्रा की विशिष्टता, भारतीय भाषाओं को वैश्विक पटल पर प्रतिस्थापित करने की आपकी संकल्पनाओं की, हिंदी और संस्कृत भारतीय साहित्य के भाषाई साहित्यों के विषयों को स्थापित करने के माध्यम से उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभावों पर गहराई से चर्चा हुई है। और यह विमर्श निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक साहित्य और संस्कृति के प्रति समर्पण और एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे जो डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी महोदय हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वह आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद विश्वेश्वर जी। प्रणमयन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पोषण न पार्वणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो प्रथम आज की इस संस्कृतांतर वीक्षा में आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा सर के द्वारा बताया गया जो कि युवाओं के लिए कार्यक्रम है और हम वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध को ला रहे हैं, तो जब तक दोनों का अद्भुत संयोजन नहीं होगा तब तक विकास अच्छी तरह से संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध का होना जरूरी है। किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात की कि तजुर्बा है अहम लेकिन नयापन भी जरूरी है, बुजुर्गों की सभा में नौजवानों की भी बातें हों। तो वयोवृद्धता के साथ साथ युवाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि युवा वायु की गति से काम करता है। और आज के इस कार्यक्रम में ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध गौरवनीयुలు డాక్టర్ పీకే జయలక్ష్మి గారు మా చెప్తున్నాను, నేను పని వైజాగ్ లో 3.5 సంవత్సరాల వరకు పని చేశాను కేంద్రీయ విద్యాలయ వైజాగ్ లో। మీకు చూసి నా హృదయమా ఆనందం ఆనందం ఆనందకు హృదయమా ఆనందం ఆనందం। ఈ కార్యక్రమానికి మీరు హాజరైనందుకు మా హృదయపూర్వకం ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను। మీ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య కూడా సమయం కేటాయించి విచ్చేసినందుకు మేము ఎంతో కృతజ్ఞతలం। మీరై మా ధన్యవాద్, చాలా శుభాకాంక్ష కూడా చెప్తున్నాను, ప్రణామం చేస్తున్నాను। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया परमादरणीय डॉक्टर पीके जयलक्ष्मी जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप पीआरओ एवं पूर्व विभागाध्यक्ष सेंट जोसेफ महिला महाविद्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रही, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ही मेरे जो कहूँगा कि व्यवसायिक दृष्टि से वहां से ही मैंने मेरी जन्मस्थली रही है, वहीं से मैंने केंद्रीय विद्यालय वाइजाग से कार्यक्रम अपने इस व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। और मैंने बहुत तेलुगु सीखा, आज भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। तो आपको देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं आपको सादर प्रणाम करते हुए संस्कृतांतर वीक्षा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संरक्षक डॉक्टर सदानंद झा जी, जिनको मैं केवल प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपके संरक्षण में ये संस्कृतांतर वीक्षा कार्यक्रम नित्य प्रति उत्तरोत्तर आज प्रौढ़ावस्था को प्राप्त है, 60वां है, और प्रौढ़तर होते होते ये अनंत काल तक चलती रहेगी। तो गुरु जी को सादर प्रणाम। संस्थापक आत्मत्व जायते पुत्रः, जैसे गुरु जी वैसे गुरु जी के सुपुत्र आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जो इस संस्कृतांतर वीक्षा के संस्थापक हैं, और सदैव आपकी गौरवमय उपस्थिति, जैसा कि अभी दीपिका महोदया ने कहा कि आप बीच में वो बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे होता है कि जल प्रवाह को रोक करके फिर उसमें मिठास घोल करके उसे आगे प्रेषित करते हैं, तो ऐसे अद्भुत संयोजन क्षमता के धनी और आदरणीय डॉक्टर विपिन झा सर के प्रति मैं संस्कृतांतर वीक्षा के इस कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मार्गदर्शक मंडल में परमादरणीय प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह जी, डॉक्टर गीता शुक्ला जी, डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी, जिनके मार्गदर्शन में हमारा संस्कृतांतर वीक्षा का यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर नित्य नूतन नवीनता को प्राप्त हो रहा है।
मैं मार्गदर्शक मंडल के इन सम्मानित सदस्यों को सादर नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्य संयोजिका महोदया, जितने भी इसमें पद हैं उसमें मुख्य शब्द संयोजिका महोदया के ही नाम के साथ लगा हुआ है। परमादरणीय डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया, जिनके बारे में हमारी आज की अतिथि महोदया ने भी कहा, सुभाषिणी हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं कि आप जब प्रश्न पूछते हैं तो लगता है कि सब लोग लोरी सुन रहे हैं और परमानंद को प्राप्त करते हैं लोग। तो डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य और संयोजक मंडल को मैं एक तंत्रेण, ढेर सारे नाम है, मैं सबको एक तंत्रेण धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि संयोजन सब लोग कहां कहां से, आज जैसे कनकवल्ली जी महोदया को लाई हैं, आज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अंतरराष्ट्रीय संयोजन एक अद्भुत जो है यहाँ संगम उपस्थित हो गया है। जैसे एक महोदया भी हमारी त्रिभाषा, संस्कृत, तेलुगु और हिंदी भाषा की त्रिवेणी है, आप साक्षात भाषाओं के अद्भुत संगम है। तो हमारा संयोजक मंडल भी विभिन्न देशों से, विभिन्न प्रांतों से समन्वित है। मैं संयोजक मंडल के सभी सदस्यों को संस्कृतांतरवीक्षा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तांत्रिक संयोजन में श्री राहुल कश्यप जी, श्री मनीष कुमार मिश्र जी नींव की ईंट के रूप में दिखते नहीं है, लेकिन हम सब दिख सके इसके लिए सदैव सतत प्रयत्नशील रहते हैं। तो मैं इन तांत्रिक संयोजन के मित्रद्वय श्री राहुल कश्यप जी, मनीष कुमार जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंगलाचरण के लिए उपस्थित डॉक्टर सागरिका जी ने सुमधुर ध्वनि से, यद्यपि आज अंजलि जी को करना था, लेकिन उनके अनुपस्थिति में या किसी तकनीकी व्यवधान के चलते तुरंत सागरिका जी ने उसको संभाला। अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बड़े सुंदर ढंग से आपने मंगलाचरण किया कि कार्यक्रम निर्बाध गति से चले। और उसी तरह से श्री विश्वेश्वर जी, कहने को तो छात्र संयोजक हैं, आने वाले दिनों में जल्दी ही छात्र शब्द हट जाएगा और संयोजक रह जाएगा, कि मतलब तुरंत गुरुजी का आदेश हुआ और गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए और बड़े ही अच्छे ढंग से आपने संचालन किया, या पहले से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन संचालन बड़े सुंदर ढंग से श्री विश्वेश्वर जी ने किया। और मैं श्री विश्वेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, जल्दी से ही छात्र शब्द आपके आगे से हटे और आपको संयोजक के रूप में उपस्थित रहें। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे जो दर्शक मंडल के सदस्यगण हैं, सम्मानित सदस्यगण हैं, जो वहां से बैठ करके सुनते हैं, और सुनना भी एक कला है। भगवान ने एक मुंह और दो कान दिया है, तो जितना हम बोले उसका 2 गुना सुने, इसका अनुपालन करते हुए दर्शक दीर्घा में शांतिपूर्वक बैठ करके आराम से कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। मैं दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी श्रोताओं का हृदय से संस्कृतांतरवीक्षा की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शांति मंत्र के लिए अंजलि जी को कहा गया है, तो अंजलि जी मंत्र करेंगी, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम के संचालन में, संपन्नता में सहयोग मिला है, उन सबको संस्कृतांतरवीक्षा की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। मध्य में धन्यवाद ज्ञापित कर रहे जो इस श्रृंखला के शब्दों की धनी है डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी। वस्तुतः आपके नाम में ही आनंद नहीं है, आपकी प्रस्तुति और वाचन में भी आनंद ही आनंद है। और जैसा कि आपने बताया कि मेरे ही नाम में मुख्य है, तो मैं आज यहाँ पर एक और बात को रखना चाहूंगी कि हमारे जितने भी राज्य के संयोजक हैं, उनमें एक उपसर्ग को और आज मैं योजित करती हूँ। वस्तुतः वही प्रामुख्येन है, मैं तो मुख्य हूँ, वो प्रामुख्येन है। आप सबके ही प्रामुख्येन पद से यह कार्य आगे बढ़ रहा है। आप सभी को पुनः धन्यवाद। विश्वेश्वर अच्छा सर, तेलुगु में आपने बात की, बहुत अच्छा लगा सर। आनंद जी, आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए और एक धन्यवाद ज्ञापन जरूरी है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद मैडम महोदय। यशर जी।
और इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए हम शांति मंत्र की तरफ चलेंगे। अब वस्तुतः अंजलि उपलब्ध यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो सभी लोग शांति मंत्र करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। धन्यवाद। अब आज की जो मुख्य अतिथि हैं उनके अनुमति से इस कार्यक्रम का समापन हम चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, फिर मिलेंगे सबको। मेरा धन्यवाद। महोदया जी, वस्तुतः यहाँ पर हम सभी का शायद हमारे साथ वो लेफ्ट की स्थिति है। गुरु जी रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए।